नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में देश के सबसे ज्यादा वीवीआईपी रहते हैं, ये तो सबको पता है। पर इस वीवीआईपी कल्चर ने दिल्ली के कल्चर को कितना बदल कर रख दिया है, कभी आपने सोचा है? सुरक्षा के नाम पर गार्ड, पीएसओ, बाउंसर, बॉडीगार्ड रखने का एक फैशन सा चल पड़ा है। नतीजा यह है कि इनकी मौजूदगी कई बार पब्लिक प्लेस में बवाल की वजह तक बन जाती है, जैसे इस मामले में हुआ। हर शुक्रवार को दिल्ली के एक नामचीन बार में सिर्फ कपल एंट्री होती है, मगर कुछ रईसज़ादे पीएसओ और बाउंसर्स के साथ अचानक वहां आ धमकते हैं और फिर शुरू होता है बार, बाउंसर और बवाल। जी नहीं, ये तस्वीरें देश के किसी दूर दराज या फिर किसी जंगल राज वाले इलाके की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, उसी दिल्ली की जो अपने गुस्से के लिए बदनाम होती जा रही है। इस तस्वीर को देखकर सचमुच ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का खौफ लुप्त होती जा रही किसी चिड़िया का नाम हो। जरा सोचिए, एक तो दिल्ली, ऊपर से उसी दिल्ली का वीवीआईपी इलाका और उस इलाके का एक मशहूर पब, और उस पब के ऐन दहलीज के बाहर का ये मंजर, और ठीक उसी जगह 10 लोगों के बीच खुलेआम पिस्टल लहराता ये शख्स। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी हैं कि इन लोगों का इरादा ठीक नहीं है, पर सवाल यह है कि पब्लिक प्लेस में इस तरह खुलेआम पिस्टल लहराते हुए यूं दादागिरी करने वाले ये लोग हैं कौन, या किसे धमका रहे हैं, और आखिर ये चाहते क्या हैं? तो इससे पहले कि हम आपको इन सवालों के जवाब दें, आइए सबसे पहले इस बवाल के पीछे छुपे चेहरों से आपका तारुफ करा देते हैं। मुल्जिम नंबर 1, पार्थ वाडिया, दिल्ली के एक नामी बिजनेसमैन का पोता। मुल्जिम नंबर 2, रणविजय, दिल्ली के एक पूर्व एमएलए का बेटा। मुल्जिम नंबर 3, शिवम गुप्ता, पार्थ वाडिया का दोस्त। और मुल्जिम नंबर 4, कबीर शेख, शिवम और पार्थ का दोस्त। वैसे इस मामले में और भी कई मुल्जिम हैं जिन पर फिलहाल कानून ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन इन 4 चेहरों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ जाएं कि सभी बड़े घर या दिल्ली की सर्किल में जो कहा जाता है ना कि पावरफुल लोगों की औलादें हैं या रिश्तेदार। रही बात इस गुंडागर्दी के पीछे की असली कहानी की, तो बस समझ लीजिए कि ये मामला पूरा नहीं तो कुछ कुछ वैसा ही है जिसकी वजह से दिल्ली का चर्चित जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था। ये तस्वीरें 27 जून की रात करीब 10:15 बजे की है, और ये पावरफुल फैमिली के पावरफुल रईसज़ादे इस वक्त साउथ दिल्ली के एक मॉल के अंदर नामी पब के ठीक बाहर खड़े हैं। दरअसल ये सब पब में शराब पीने पहुंचे थे, वो भी बाकायदा अपने बाउंसर्स और पीएसओ के साथ। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे ये लोग अपने दर्जनों पीएसओ और निजी बाउंसर्स के साथ पहले इस पब में पहुंचते हैं, और जैसे ही पब के मैनेजर समेत दूसरे लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ये उसी वक्त आपे से बाहर हो जाते हैं, और फिर शुरू होता है गुंडागर्दी का सिलसिला। विशाल प्रताप सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। शुक्रवार का दिन और पब में सिर्फ कपल एंट्री। अब ऐसे में हथियार समेत पीएसओ और बाउंसर्स जबरन बार में घुसने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है बवाल तो मचना ही था, और वही हुआ। रईसज़ादों की शय पर उनके पीएसओ तक अपनी ड्यूटी भूल बैठे। जो हथियार उन्हें सिर्फ सुरक्षा के लिए उठानी थी, वो हथियार उन्होंने बार में एंट्री पाने के लिए हवा में लहराना शुरू कर दिया। ये पब के बाहर बवाल, ये हवा में लहराता पिस्टल, और ये जमीन पर घसीट घसीट कर मारना। 27 जून की रात को दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल पब के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें यहां हुए बवाल की गवाही दे रही हैं।
पुलिस ने बेशक इस सिलसिले में अब तक दोनों तरफ से तकरीबन 15 लोगों को गिरफ्तार किया हो, लेकिन मामले का मुख्य मुल्जिम यानी पार्थ वाडिया अब भी पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर है। वाडिया ने पहले कोर्ट से अरेस्ट स्टे ले रखी थी, लेकिन अब अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद वो फिलहाल फरार हो चुका है। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पार्थ वाडिया ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी भी दे रखी थी और इसके लिए वो बाकायदा कोर्ट में हाजिर हुआ। लेकिन कमाल देखिए कि इससे पहले कि इस अर्जी पर अदालत अपना फैसला सुनाती, मौका मिलते ही वो कोर्ट से रफू चक्कर हो गया। हालांकि उसके वकील कानून का साथ देने और अब तक तफ्तीश में पुलिस की मदद करने की दुहाई दे रहे हैं। दोनों पार्टीज का आपस में सहमति से बिना किसी प्रेशर के कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और 307 इसमें बनती नहीं है, 323 बनती मैक्सिमम और 341 बोथ बेलेबल ऑफेंस हैं। और जब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो इस बात को प्रेसिपिटेट करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इंटरम बेल दी है इनको, इन्वेस्टिगेशन ये ज्वाइन कर चुके हैं, किसी भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। इस मामले में सबसे अहम है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज से साफ पता लग रहा है कि दरअसल गलती कौन सा पक्ष कर रहा है। हालांकि पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी पुलिस का साफ कहना है कि कुछ और सबूत कुछ लोगों के खिलाफ है जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। साउथ दिल्ली के एक पब के एन गेट पर हुए इस बवाल के बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत की गई थी और पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन कमाल की बात यह रही कि वाडिया और उसके जिन साथियों ने इस पब पर धावा बोला था, पुलिस ने पहली एफआईआर भी उन्हीं के हक में दर्ज की, यानी जिन पर हमले का इल्जाम था मुद्दई भी वही बन गए। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में 485 नंबर के इस एफआईआर की तहरीर वाडिया के दोस्त शिवम गुप्ता की तरफ से लिखी गई है, जिसमें उसने उल्टा पब के कर्मचारियों पर ही बदसलूकी करने, मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने के इल्जाम लगाए हैं। इसी थाने में अगली एफआईआर पब के मैनेजर की तहरीर पर 486 नंबर से दर्ज की गई है। पब के मैनेजर ने इस सिलसिले में जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। इस शिकायत के मुताबिक पार्थ वाडिया, शिवम गुप्ता और कबीर शेख नाम के ये नौजवान पिछले करीब 5-6 महीने से लगातार इस पब में आते जाते रहे हैं और तकरीबन हर बार वो पब में पहुंचकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस शिकायत के मुताबिक वारदात वाले दिन भी ये तीनों अपने दोस्तों और पीएसओ के साथ पब में पहुंचे थे, लेकिन चूंकि वो शुक्रवार का दिन था और इस रोज पब में सिर्फ कपल एंट्री की इजाजत थी। कपल एंट्री यानी इस रोज पब में सिर्फ जोड़ों को आने की इजाजत थी। चूंकि पार्थ और उसके साथी अपने पीएसओ और असलहों के साथ पहुंचे थे और उनके साथ कपल के तौर पर कोई भी लड़की नहीं थी, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। और जैसे ही पब के गेट पर खड़े बाउंसरों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, बवाल शुरू हो गया। बात इन मुल्जिमों को कुछ इतनी नागवार गुजरी कि इन्होंने न सिर्फ खुद पब के मैनेजर और दूसरे कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी, बल्कि अपने पीएसओ को भी उकसाया। सीसीटीवी फुटेज पर गौर करें तो इनमें से एक पीएसओ तो अपनी कमर से पिस्टल तक निकालकर पब के कर्मचारियों पर तानकर उन्हें डराता धमकाता नजर आ रहा है। इस मामले में पब के बाहर बवाल करने के आरोपी शिवम के बयान पर ही पुलिस ने पब में काम करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कत्ल की कोशिश, 324 यानी धारदार हथियार से जख्मी करना, 34 यानी जुर्म के लिए एक राय होना और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया है। जबकि पब मैनेजर की शिकायत पर वाडिया और उसके साथियों पर आईपीसी की धारा 452 यानी जबरन किसी परिसर में घुसना, 323 मामूली मारपीट, 506 जान से मारने की धमकी देना, 324 धारदार हथियार से जख्मी करना, 34 यानी जुर्म के लिए एक राय होना और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत रिपोर्ट लिखी गई है। हालांकि इस मामले में दोनों ओर से कई लोग जख्मी हुए हैं जिन पर चाकू या ऐसी ही किसी नुकीली चीज से हमला किया गया है। दोनों ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक पब के मैनेजर के साथ मारपीट तो हुई ही है, जबकि पब के कर्मचारी पर पार्थ के पीएसओ ने कथित तौर पर किसी नुकीली चीज से हमला किया है। दूसरी ओर शिवम गुप्ता ने अपने 3 लोगों के जख्मी होने की शिकायत की है। हालांकि इतना होने के बावजूद पुलिस की काहिली का आलम यह है कि वो बाकायदा इसके लिए एसआईटी बनाने के बावजूद
इस मामले के मुख्य आरोपी पार्थ वाडिया तक नहीं पहुंच सकी है। और तो और गुरुवार को अपनी अग्रिम जमानत के लिए भी पार्थ वाडिया पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर हुआ था और वहां से गायब हो गया। लेकिन साउथ दिल्ली की पुलिस गुबार देखती रह गई। दिल्ली की इसी पटियाला हाउस कोर्ट में पार्थ वाडिया अपने आधा दर्जन सुरक्षा कर्मियों के साथ आता है और कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हो जाने के बाद आसानी से यहां से निकल जाता है। पार्थ दरअसल कोर्ट में आज इसलिए हाजिर हुआ था क्योंकि पार्थ को गिरफ्तारी को लेकर के जो स्टे मिला हुआ था उसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। ऐसे में पार्थ का यहाँ आना, पुलिस की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन को ना ज्वाइन करना और कोर्ट से आसानी से निकल जाना, ये सब चीज़ें साबित कर देती हैं कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कितनी संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे में पुलिस का कोर्ट में ये बयान देना कि पार्थ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसके बावजूद पार्थ का यहाँ से निकल जाना, ये साबित कर देता है कि पुलिस की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। कैमरामैन मदन प्रसाद और चिराग गोठी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, जाहिर है इसकी ज़रूरत उसी को पड़ती है जिसकी जान को खतरा हो, पर खतरा कितना है और किस किस्म का है ये तय कोई और करता है और उसी हिसाब से उसे पीएसओ मिलता है या फिर नहीं मिलता। मगर एक शख्स के साथ कितना पीएसओ हो, उसके पास कौन से हथियार हो, वो कहां कहां साथ जाए और उसकी ड्यूटी में क्या क्या शामिल है, क्या आपको पता है? दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल पब के बाहर हुए इस बवाल ने सिक्योरिटी एजेंसियों के काम करने के तौर तरीके, पीएसओ, बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स अपॉइंट करने को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून के मुताबिक किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मुहैया करवाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां आमतौर पर 3 तरह के पीएसओ की सर्विसेज दिया करती हैं। पहला सामान्य गार्ड, दूसरा पूर्व सेना कर्मी और तीसरा पूर्व एनएसजी या पुलिस कमांडो। ये प्राइवेट कंपनियां बड़े बिजनेसमैन, राजनेता, उनके पुत्रों और ऐसे ही दूसरे लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाती हैं। लेकिन चूंकि पैसों के दम पर सरकारी गनर हासिल करना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे लोग निजी सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेते हैं। हालांकि इससे पहले स्क्रूटनी जरूरी है, जिसके तहत सुरक्षा लेने वाले के खतरे का आकलन किया जाता है। ये देखा जाता है कि उसे कितने आर्म्ड गार्ड्स की जरूरत है। इसकी रिपोर्ट कंपनी की एनालिसिस विंग तैयार करती है, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी पार्टी को पीएसओ मुहैया कराती है। लेकिन खास बात यह है कि तमाम स्क्रूटनी के बावजूद पार्टी भुगतान करके जितने चाहे उतने पीएसओ ले सकती है। ज्यादातर मामलों में पीएसओ के पास .32 बोर के पिस्टल या फिर .12 बोर की शॉटगन या फिर 315 बोर की गन होती है और इनके लाइसेंस भी उन्हीं के नाम पर होते हैं। हालांकि निजी सुरक्षा के नाम पर लिए गए हथियार के जरिए किसी दूसरे को सुरक्षा देने के मसले पर कानून फिलहाल साफ नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक ऐसा करना गैर कानूनी है, जबकि कुछ इसे सही मानते हैं। जो लोग हमारा सिक्योरिटी मांगने आते हैं उनके लिए पहले तो हम पुलिस वेरिफिकेशन मंगाते हैं। जब पुलिस वेरीफाई कर देती है तभी हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिक्योरिटी सर्विस चला रहे हैं, जो उनके पास जाओ और सिक्योरिटी मांगो और वो आराम से आपको सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन ये इलीगल है। जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी उस आदमी की जिसको सिक्योरिटी चाहिए और पुलिस वेरीफाई करके नहीं देती है, तब तक ये अलाउड नहीं है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि रसूखदार लोग पैसों के बल पर पीएसओ हासिल कर लेते हैं और इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। बात अगर सरकारी पीएसओ या सुरक्षा घेरे की जाए तो ये सुरक्षा आमतौर पर राजनेताओं या फिर देश के उन माननीयों को दी जाती है जिनकी जान को हर वक्त खतरा हो। ऐसे गार्ड्स की तैनाती से पहले जिसे ये सुविधा देनी है, पुलिस बाकायदा उसकी तहकीकात करती है। एलआईयू की रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये पता करते हैं कि थ्रेट परसेप्शन कैसा है। सरकारी पीएसओस को एक पहली तो ड्यूटी ये होती है कि जिनके साथ इनको लगाया गया है उसकी जान और माल का हिफाजत करें, उनकी रक्षा करें। उनको लीगल कवर मिलता है राइट टू सेल्फ डिफेंस में, और राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत कोई भी अपनी जान और अपनी माल की रक्षा कर सकता है और जिसके साथ उसकी ड्यूटी है उसके जान और माल की रक्षा भी करता है। वैसे सरकारी सुरक्षा भी कई तरह की है। भारत सरकार 4 तरह की सुरक्षा मुहैया कराती है। पहला X, दूसरी Y, तीसरी Z और चौथी Z+ श्रेणी की सुरक्षा।
आमतौर पर Z+ सुरक्षा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं। दरअसल Z+ सुरक्षा घेरे में 36 SPG कमांडो होते हैं, जो MP5 गन के अलावा हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि Z में 22 और Y में 11 कमांडो और X कैटेगरी में 2 PSO होते हैं। सरकार की ओर से मुहैया किए गए सिक्योरिटी गार्ड्स अमूमन कार्बाइन, SLR या फिर .9 mm के पिस्टल से लैस होते हैं। जब भी आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं अपना किसी हथियार का, तो वो आपके जी सुरक्षा के लिए या आपके बिजनेस को देखते हुए आपको दिया जाता है, वो किसी दूसरे की सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता आपको। लेकिन सूत्रों की माने तो देश भर में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। प्राइवेट गार्ड्स के पास लाइसेंस किसी दूसरे राज्य का होता है और कानून के मुताबिक वो उस लाइसेंस के जरिए किसी दूसरे राज्य की सीमा में पुलिस को बिना बताए हथियार लेकर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन देश की राजधानी में ही कई प्राइवेट गार्ड्स और बाउंसर हरियाणा, यूपी, बिहार से मिले लाइसेंसी हथियार से ही अपना काम चला रहे हैं। कानून के मुताबिक कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड किसी ऐसी जगह जहां हथियार लेकर जाना मना है वहां नहीं जा सकता। किसी पब्लिक प्लेस या फिर किसी मॉल में हथियार लेकर जाने की मनाही है तो वहां उनका दाखिल होना गैर कानूनी ही माना जाएगा। किसी मॉल या फिर पब्लिक प्लेस पर हथियार लेकर जाना कानूनन गलत है। कई बार देखा गया है कि कोई रसूखदार शख्स अपने साथ PSO लेकर चलता है और उसके ये PSO अपने हथियार का गलत इस्तेमाल करते हैं। 27 जून को वसंत कुंज के उस पब के बाहर भी बवाल इतना नहीं बढ़ता अगर वो निजी सुरक्षाकर्मी अपने हथियार के दम पर इस तरह मारपीट ना करता। कैमरामैन कुलवंत के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।